हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाम कम्मा कनी दोस्तों। एंड वी आर बैक विथ अनदर स्मॉल मिनी साइज का छोटा मोटा चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 20 लाइबिलिटी पेमेंट, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। अब ये वाली वो बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी जो बाकी चैप्टर्स पढ़ रहे थे हमने वहाँ बीच बीच में पढ़ा है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ आपकी कुछ बातें जो हमने जहाँ जहाँ पढ़ी है वो वाली सब बातें एक ही जगह पे लिख के यहाँ पे रखी गई है। तो एग्ज़ाम टाइम में इतना दर्द ये चैप्टर नहीं देगा बिकॉज ये ऑलरेडी कवर हो चुका होगा बाकी चीज़ों से। पर फिलहाल अभी के लिए तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हमारे पास में रिकैप्चुलेट वाला ऑप्शन नहीं है तो हम लोग मेन नोट से ही पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। तो किसकी लायबिलिटी है बिजनेस ट्रांसफ़र करने के बाद पेमेंट करने की। तो देखो फंडा बहुत सिंपल है। सपोज़ ए नाम का बंदा है किसी बी नाम के बंदे को बिज़नेस ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जिस दिन तक वो ट्रांसफ़र कर रहा है उस दिन तक की लायबिलिटी वो उसी के पास होगी जब वो पहले बिज़नेस था। अब जब बी को दे दिया है तो अब जब बी को मिल गया है तो आज के दिन से आने वाले टाइम तक किसकी लायबिलिटी होगी, बी की होगी। कीप दिस इन माइंड। सपोज़ ए ने बी को बेच दिया और ऑफिसर ने कोई लायबिलिटी दिखाई जो पुरानी लायबिलिटी थी, तो ऑफिसर्स कैन एंगेज द ओल्ड वन कि उस टाइम पे तू था तो तू भरेगा, और बाकी वो तो दोनों से भी मांग लेते हैं बिकॉज अल्टीमेटली उनको तो टैक्स से मतलब है। तू दे या तो तू दे या तो उससे लेके दे, हमको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैंने कोई कांड कर रखे हैं और अगर अपना बिजनेस बेच देता हूँ और तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच गया, लायबिलिटी मेरी बनी रहेगी बिकॉज इनकम टैक्स जीएसटी में प्रोविजन में साफ साफ लिखा गया है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। ये फंडा बहुत सिंपल है। ये भी कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल बोल देता है मेरे को नहीं पता एजेंट ने बेचा है, एजेंट बोलता है आई डोंट नो प्रिंसिपल का माल है। तो एक्ट में साफ साफ लिख दिया कि एजेंट और प्रिंसिपल दोनों जॉइंटली एंड सर्वली लाइबल हैं, जो भी पेनल्टी इंटरेस्ट बनता है उन सब के लिए। तो दोनों भी लाइबल है। तो एजेंट के नॉट से कि मैं नहीं कर सकता, मेरा नहीं है, भाई डिपार्टमेंट तो दोनों से मांग सकता है। ऑफकोर्स वो पहले प्रिंसिपल से मांगेगा पर नहीं मांगेगा तो फिर एजेंट को भी पकड़ सकते हैं। लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ एन अमालगमेशन और मर्जर। अब यहाँ का भी फंडा एकदम ऊपर पड़ा उसके जैसा ही है। जिस दिन तक अमालगमेशन हो रहा है या जिस दिन मर्जर हो रहा है उसके पहले तक जिसका बिजनेस था उसकी लायबिलिटी होगी, और उसके बाद जब जहाँ बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया या जो न्यू कंपनी फॉर्म हो गई है उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी इन केस ऑफ अ कंपनी इन लिक्विडेशन। अच्छा, अब यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब लिक्विडेशन में चली जाएगी कंपनी तो वहाँ पे लायबिलिटी किसकी बनेगी। अब जिसने भी वो चैप्टर पढ़ रखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाला, थोड़ा बहुत आइडिया आपको वहाँ से लग चुका होगा। ये देखो यहाँ पे इसका समरी दिया है तो अपन सीधा समरी से पढ़ते हैं। ये एक सेक्शन लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। लिक्विडेटर की पहली जिम्मेदारी क्या है, इट शैल गिव इंटीमेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू कमिश्नर। अभी हमने आईबीसी के दौरान भी देखा था, जैसे ही लिक्विडेशन का अपॉइंटमेंट होता है वो सेबी को भी और इनकम टैक्स वालों को भी वो सबको इंटीमेट करता है। तो उसी तरीके से वो जीएसटी में कमिश्नर को इंटीमेट करता है 30 दिन के अंदर अंदर कि मैं अपॉइंट हुआ हूँ लिक्विडेटर, कुछ आपका बनता है तो बता दो हमको आके। कमिश्नर मे टेक सच इंक्वायरी और कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन एज ई डीम फिट। अब उसके हिसाब से उसको जो लगे, फॉर एग्जाम्पल वो बोल सकते हैं कि एक काम कर तेरे पास जो कंपनी आई है उसका हमको बैलेंस शीट भेज जरा, तो भेज मांगेगा तो भेज सकते हैं। Commissioner shall notify the liquidator the amount sufficient to provide for any tax, interest or penalty payable or likely to be payable by the company within 3 months of receipt of intimation of liquidator। जैसे लिक्विडेटर से चिट्ठी मिल जाती है कि मैं लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूँ, डिपार्टमेंट वाले 3 महीने के अंदर कैलकुलेट करें कि कितना उस बंदे से जो लिक्विडेट हो रहा है उस कंपनी से कितना टैक्स बनता है, कितना इंटरेस्ट बनता है, कितना लायबिलिटी बनता है, सब बता दिया जाएगा। और लिक्विडेटर को फिर वो सब ही नीड टू कीप प्रोविजन इन हिज इंसॉल्वेंसी प्लान। अगर आईबीसी के तहत लिक्विडेशन हो रहा है एंड अगर वाइंडिंग अप के तहत हो रहा है तो फिर उसके तहत जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक उसको उसका प्रोविजन रखना पड़ेगा। इफ सच टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, एवरी डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे इट अनलेस ही प्रूव्स दैट द नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लिजेंट। अब ये क्या चीज़ है देखो यहाँ पे ध्यान से। कई बार हमारे देश के डायरेक्टर सोचते हैं कि कंपनी के अंदर लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक्ट में साफ साफ लिख के बता दिया है कि भैया जीएसटी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है।
अगर आप एक कंपनी हो, अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो और अगर आपने कुछ, आपकी कंपनी लिक्विडेट हो गई है, सारे पैसे कंपनी के ख़त्म हो गए हैं, तो डायरेक्टर को कॉलर पकड़ सकते हैं हम लोग, भाई तू देगा पैसे, और डायरेक्टर को फिर पर्सनली पैसा देना पड़ सकता है। अनलेस डायरेक्टर ये प्रूफ कर दे रहे कि ये जो कांड हुआ है, ये जो मिस्टेक हुई थी, ये मेरे वजह से नहीं थी, मैं जिम्मेदार नहीं था, अगर वो खुद को गिल्टी नहीं है ये प्रूफ कर देता है तो उसको छोड़ सकते हैं, वरना उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ओके। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द कंपनी एंड नॉट रिकवर्ड। यहाँ पे भी सेम फंडा है, अगर कोई पैसा बनता है, कंपनी नहीं चुकाई तो डायरेक्टर उसको चुकाएगा, लेकिन डायरेक्टर नॉट जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट या सब कुछ and not recovered if such private company gets converted into public company। भाई सिंपल सी कहानी है कि वो पब्लिक कंपनी बन गई है प्राइवेट से, तो उस केस में डायरेक्टर को परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज पब्लिक कंपनी है केस में, फिर वहाँ का अपना अंडर फंडा चलेगा। ओके, ये सब कोई ऐसा एग्जाम पॉइंट से बहुत रेलिवेंट नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं आपको सिर्फ ग्लांस थ्रू कर रहा हूँ कि बाई चांस कुछ यहाँ वहाँ दिख जाए तो आप उससे उस चीज़ों को ठोक ठाक के काम बना सको, क्योंकि ये चैप्टर तक बच्चे एग्जाम टाइम में वैसे भी नहीं पहुंच पाते। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म टू पे टैक्स, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हो, 12th के ओसी में भी सीखा था कि सारे पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हैं टैक्स के पेमेंट करने के लिए। अगर कोई फर्म नहीं करता तो कोई पार्टनर करेगा, अगर सारे पार्टनर में से भी 4 जन बोलते हैं हमारे पास दिवालिया है, पैसा नहीं है, तो जो एक बचा है वो करेगा, यानी कि इन शॉर्ट पेमेंट तो टैक्स का करना पड़ेगा, लाइबिलिटी उनकी बनेगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर सिर्फ तब तक का ही चुकाएगा इंटरेस्ट या टैक्स या व्हाट्सएवर द केस में भी, जब तक वो रिटायरमेंट ना हुआ हो। फॉर एग्जांपल ABC नाम के एक फर्म है और जो A है वो रिटायर हो गया किसी पर्टिकुलर डेट से, तो उस डेट के बाद से वो लायबल नहीं होगा, बशर्ते उसको कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, जैसे ही वो रिटायर होता है उसको विदिन 1 मंथ, यहाँ देखो लिखा है, when a partner retires from the firm, he or his firm shall intimate the date of retirement of the said partner to the commissioner by notice in that behalf। विदिन 1 मंथ उसको बताना पड़ेगा कमिश्नर की, कमिश्नर साहब सुन लो, मैं इस फर्म से जा रहा हूँ, मैं इस फर्म को छोड़ चुका हूँ, मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ। ये बता दिया तो अब तुम संतुष्ट हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। However, if no such intimation is given within 1 month from the date of retirement, the liability of such partner shall continue until the date on which such intimation is received by the commissioner। कई बार हम लोग ये सब बातें भूल जाते हैं। अब गलती सिर्फ क्लाइंट की भी नहीं होती, कई बार जो उनके चार्टर्स होते हैं या उनकी लीगल टीम होती है वो बताती नहीं ऐसे कुछ करना है। अब जब नहीं बताती है तो वो तो बिंदास है कि भाई मैं तो छूट गया हूँ, लेकिन जब डंडा पड़ता है डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो डंडा उसको भी पहुंच जाता है नोटिस, तो वो बोलता है मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, तो कमिश्नर क्या बोलता है, तू बताएगा हमको, हमें क्या पता तू नहीं है, अब तो भैया तेरे भी बैंड बजेगी। तो याद रखना, बताना अनिवार्य है। लाइबिलिटी ऑफ गार्जियंस, ट्रस्टीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल सपोज करो कोई माइनर है या माइनर नहीं भी है, हमने खुद ट्रस्ट बना रखी है, तो उस केस में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एसेट्स या कोई पर्टिकुलर काम किसी के बिहाफ पे, किसी बेनिफिशियरी के बिहाफ पे, या वो गार्जियंस यानी कि वो माँ बाप या कोई भी गार्जियन वो या फिर ट्रस्टीज वो करते हैं, तो इन दैट केस सीधी सी बात है ना, सपोज करो मैं माइनर हूँ और मेरे पेरेंट्स मेरे नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। अब बिज़नेस पूरा मेरे नाम पे, लेकिन कर मेरे पेरेंट्स ने हैं, गार्जियन वो है, बिज़नेस मेरे नाम पे। अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो डिपार्टमेंट मुझसे मांगेगा, लेकिन मैं तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं तो माइनर हूँ। तो वहाँ पे लॉ मेकर्स ने साफ साफ बोल दिया कि वो गार्जियन की लाइबिलिटी है कि वो टैक्स पेमेंट करेंगे। या अगर कोई ट्रस्ट फॉर्म हुआ है तो वो ट्रस्टीज जो उस पर्सन का सामान संभाल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स पेमेंट करेंगे। ये सब उसके लिए ही है कि वो लोग कोई कल को ये ना बोले कि नहीं हमारा तो है ही नहीं, अरे लिखा है तुमको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्सेट्रा। अब ये क्या है, बहुत सिंपल फंडा है। सपोज करो मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरा वो बिज़नेस अचानक किसी वजह से किसी ने मुझ पे केस किया और वो पूरा का पूरा बिज़नेस है ना, कोर्ट है अपने कब्जे में ले लिया, कोर्ट के पास पावर है ये सब करने के।
कोर्ट ने कब्जे में ले लिया। इन बिटवीन जीएसटी डिपार्टमेंट को एहसास हुआ, अरे यार ये तो काम गड़बड़ हो गया और इस बंदे से 10 लाख का टैक्स बनता है। अब मेरे पास नोटिस आ गया 10 लाख का टैक्स बिल। मैंने बोला भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बिजनेस का सब कुछ कोर्ट के पास है। तो वहाँ पे वो लोग कोर्ट में जाएंगे कि सब आपके पास उसका बिजनेस पड़ा है, उसके एसेट्स पड़े हैं और ये उसका लाइबिलिटी आप चुका दो। हो सकता है मेरे अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हो बैंक ने, तो वो सब तो कोर्ट के पास पड़े हैं। तो वहाँ पे कोर्ट भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं चुकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ मेकर्स ने प्रॉपरली ड्राफ्ट करके बता दिया है कि ऐसे केस में वो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है और कोर्ट पे लायबिलिटी आएगी कि आपको उसके बिहाफ पे उसका पेमेंट कर देना है। ऑफ कोर्स जितना कोर्ट के पास इस्टेट है उससे एक्सीड का भी पेमेंट नहीं करेगा। कोर्ट वुड नॉट पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। Special provision regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases, section 93। ये क्या है? सबसे पहला, on death of a person liable to pay tax, interest or penalty, section ये। अच्छा देखो इसका फंडा बहुत सिंपल है। कोई एक बंदा है, वो बंदा अगर मर जाता है, अगर वो बंदा मर जाता है तो दो बातें होंगी, या तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा और कोई उसका बिजनेस नहीं करेगा अब आगे, या कोई उसका सक्सेसर या लीगल हेयर उसका बिजनेस करेगा। तो अगर वो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है तो उसके जो भी लीगल है ऐसे उसको नोटिस वगैरह पहुंच जाएगा, उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर वो बंदा कोई और बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? फिर जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है जिम्मेदारी उसकी है कि सारे टैक्सेस इन फ्यूचर भी वही भरेगा और वही भरेगा और वही भरेगा। अच्छा, लेकिन जब डिसकंटिन्यू किया और लीगल एयर्स के पास नोटिस पहुंचा है पेमेंट करने के लिए, तो तेरा हाई चांसेस कि लीगल एयर्स के पास 10 लाख के एसेट पहुंचे हैं, लेकिन लाइबिलिटी आया डिपार्टमेंट का 12 लाख रुपए का। तो क्या 2 लाख रुपया वो जो बंदा है लीगल एयर्स, क्या वो जेब से भरेगा? आंसर इज़ नो। यानी कि उसकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। कहाँ तक? जितना इस्टेट मिला है, जितना पैसा मिला है, जितना चीज़ें मिली है, जितना वैल्यूज़ मिला है उस बिज़नेस से, उतना ही मैक्सिमम लाइबिलिटी में चुकाएगा, बाकी नहीं चुकाएगा। ये भी साफ साफ लिख दिया गया है। वरना तो फिर क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट बोलता है 15 लाख दे, ये बोलता है तो घाटा हो गया, लीगल एयर्स बना क्यों मैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन पार्टीशन ऑफ HUF और AOP। यहाँ पे भी फंडा एकदम कॉमन सेंस पे काम करता है। अगर HUF और AOP का बंटवारा हो रहा है तो बंटवारा होने तक तो क्या था, AOP था या HUF था, तो उसकी जिम्मेदारी है। बंटवारा होने के बाद जिसके पास जो एसेट पहुंचा है, जिसके पास जो बिजनेस पहुंचा है, जिम्मेदारी उसकी है कि वो टैक्स पेमेंट करेगा। और ये बात याद रहे हमेशा कि ईच मेंबर या ग्रुप या मेंबर शैल जॉइंटली और सेवरली बी लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी फ्रॉम नेक्स्ट अंडर द एक्ट। भाई सब के सब लाइबल तो पर्सनली सेवरली रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट है फर्म डिजॉल्व। ये अपन ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर फर्म डिजॉल्व हो रहा है, फर्म बंद हो रहा है, तो इन दैट केस भी सारे पार्टनर जॉइंटली सेवरली लाइबल है, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। भैया कहीं जान सकते हैं छोड़ के, यू कैन नॉट क्राई एंड से कि बिजनेस बंद हो गया, आप भूल जाओ। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप। अभी तक मैं माइनर था, मेरा बिजनेस मेरे पेरेंट्स संभाल रहे थे, अब मैं मेजर बन गया हूँ, तो जिस दिन तक गार्डियन संभाल रहे थे उस दिन की वो जिम्मेदारी उठाएंगे, और जिस दिन अब मेरे पास बिजनेस आ गया तो मैं उठाऊंगा जिम्मेदारी। सिंपल सी कहानी है, बहुत लॉजिकल है। लायबिलिटी इन अदर केसेस, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस बाय फर्म, AOP, HUF। अगेन सिंपल सा फंडा है, अगर ये लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं तो जैसे फर्म होगा तो उनके पार्टनर AOP होते हैं, उनके पर्सन्स, और HUF होते हैं उनके वो जो को पार्टनर्स वगैरह होते हैं वो सारे। इन सब की जिम्मेदारी है कि जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे, और हर मेंबर, ईच सच फर्म, मेंबर या एसोसिएशन जो भी है, ये जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल है। भाई पेमेंट करना पड़ेगा, जब आएगा तब करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि नहीं बाबा अब नहीं करूँगा। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और AOP। तुम्हारे पास क्या था, तुम पहले फर्म थे, अब तुम सपोज AOP बन गए, या सपोज करो तुम फर्म थे अब तुम कंपनी बन गए। तो इन दैट केस भी क्या होगा, जब तक तुम फर्म थे तब तक तुम लायबिलिटी एज अ फर्म चुकाओगे, और जब तक तुम फर्म थे तो यू आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एवरी लायबिलिटी। बस वही सी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू फ्रॉम सच फर्म और एसोसिएशन और फॉर एनी पीरियड बिफोर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज जैसे रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और कंपनी बन गया, अब लायबिलिटी कंपनी संभालेगी। ये कंपनी तक बनने तक तो तुम ही थे, तो तुम्हें संभालना ही होगा। रिजोल्यूशन ऑफ फर्म और HUF और पार्टीशन ऑफ HUF हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे रिपीटेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल सेट एंड डन। वेरी वेरी स्मॉल तरीके से मैंने फटाफट कवर करवाया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ये लास्ट के चैप्टर्स ऑलरेडी टाइम कंज्यूमिंग की लेवल के नहीं होते, इनको तो हम दे भी नहीं सकते।
तो दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ बखैर, अलविदा, बाय बाय।